अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा के 14th लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का 14th लेक्चर, उसमें जो कि लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स इन टू स्पेस क्या होते हैं, 3 स्पेस, 4 स्पेस, नॉर्म, डॉट प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनैलिटी और इसी तरह से जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्कस किया था। ये चंद टॉपिक्स डिस्कस किए गए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर जनरल वेक्टर स्पेस। तो ये वेक्टर स्पेस क्या होता है ये डिस्कस किया जाएगा। इसमें सबसे पहले रियल वेक्टर स्पेस क्या है, सब स्पेसिस क्या होती हैं, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, ये आज के लेक्चर में इनमें से कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले लेक्चर की तरफ आते हैं। तो जो लास्ट में हमने पढ़ा था उसमें से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी हमने उससे पहले ये डिस्कस किया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स का। तो वी डॉट यू अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इन दो वेक्टर्स का, तो इन दो वेक्टर्स को या तो हम बोल्ट में लिख लेते हैं या इसके ऊपर एरो हार्ट डाल के तो ये वेक्टर शो कर देते हैं कि ये दो वेक्टर्स हैं। तो ये दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा, मैंने कहा था कि v का नॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस v, जिसको हमने इस तरह से लिखा था, और इसी तरह से u का नॉर्म जो कि कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो ये u का नॉर्म और इसी तरह से v का नॉर्म, इनका प्रोडक्ट, और इसके बाद था cos थीटा। तो ये थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन यू एंड वी और यू के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा कहलाता था। तो ये डॉट प्रोडक्ट था, ये लास्ट में हमने डिस्कस किया। इसी तरह से हमने कहा कि अगर वी के कंपोनेंट्स हों v1 v2 v3 और इसी तरह से यू के कंपोनेंट हो u1 u2 u3, तो इस तरह से अगर u और v का अगर कंपोनेंट के लिहाज से डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो उसमें ये ऐसे होता है कि v के कंपोनेंट पहले को पहले के साथ यानी कि v1 और इसी तरह से u1 साथ आ जाएगा, और इसी तरह से एसो ऑन प्लस और v2 और साथ इसके आ जाएगा u2 और एसो ऑन, इस तरह से हम प्लस u3 v3 और u3 इस तरह से ये लिख लिए जाएंगे। तो ये था हमारे पास कंपोनेंट में की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और इसी तरह से ये था हमारे पास जो डेफिनेशन थी। तो इस तरह से लिखा जाता है डॉट प्रोडक्ट को। तो इसके बाद हम ये डिस्कस करते थे ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है। तो उसमें अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। दोनों वेक्टर्स नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हों हमारे पास u और v इन आर एन किसी भी स्पेस में, आर एन स्पेस एन स्पेस कहते हैं इसको। तो आर एन में तो ऑर्थोगोनल कहलाएंगे या परपेंडिकुलर कहलाएंगे अगर u v का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और वो ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो इसके बाद एक एग्जांपल है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की, क्या ये u और v दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल है या नहीं। अगर हैं तो प्रूव करो कि ये ऑर्थोगोनल हैं। तो u और v का डॉट प्रोडक्ट लिया कंपोनेंट के साथ, पहले कंपोनेंट को पहले के साथ प्लस दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ और इसी तरह से चौथे को चौथे के साथ, क्योंकि 4 कंपोनेंट और 4 स्पेस थी। तो चारों कंपोनेंट्स को आपस में फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब है कि ये ऑर्थोगोनल हैं, ये u और v। इसके बाद आई जे के ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, क्या ये ऑर्थोगोनल हैं या नहीं। आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 0 0 था, डॉट प्रोडक्ट लिया 0 1 0 0, तो इस तरह से ये भी ज़ीरो आ गया। तो एस ऑन इस तरह से चेक किया जा सकता है। इसके बाद हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया पैथागोरियन थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है कि अगर u और v के सम का नॉर्म लिया जाए और इसका स्केयर लिया जाए तो वो बराबर होता है नॉर्म ऑफ u का स्केयर और इसी तरह से v के नॉर्म का
स्क्वायर तो इसका सम के बराबर होता है। तो इस तरह से इसको हम ऑर्थोगोनल थ्योरम पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं। तो ये पाइथागोरन थ्योरम, तो इसमें ये अगर इसका नॉर्म है तो ये इसको पहले हमने प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया, फिर इनको इसका अलग-अलग का प्रोडक्ट ले लिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इसके बराबर आ गया। क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल थे u और v, तो इस तरह से u और v ऑर्थोगोनल होने की वजह से, क्योंकि ये दोनों 90 एंगल था, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्थोगोनल हैं। अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब है u और v का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होने की वजह से हम इसको इस वैल्यू को ज़ीरो कर दिया और बाकी ये इसके बराबर आ गया। तो इसको पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो इसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट u और v का लेते हैं, u के कंपोनेंट हैं u1 u2 u3 और v के कंपोनेंट हैं v1 v2 v3, तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इस तरह से इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, पहले दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, इसी तरह से तीसरे के और इसी तरह दूसरे का कंपोनेंट, माइनस पहला कंपोनेंट बन जाएगा ये, इसके बाद दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट ये। तो इसका कैसे लेते हैं, इसको अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ऊपर लिखते हैं, इसी तरह से, और दूसरी रो में पहले के कंपोनेंट लिख देते हैं और तीसरी रो में दूसरे के कंपोनेंट लिख देते हैं। तो इस तरह से ये इसका डिटर्मिनेंट निकाल ले तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। तो इस तरह से इसमें वैल्यू पुट करने से भी अगर इसको याद रख लिया जाए तो इसके ज़रिए से भी, नहीं तो आसान सा तरीक़ाकार है कंपोनेंट फॉर्म में, ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि u क्रॉस v लिया जाए तो इसको हम आई जे के पहली रो में लिख देते हैं, दूसरी रो में इसी तरह से पहले के कंपोनेंट u1 u2 u3 और तीसरे के कंपोनेंट तीसरी रो में v1 v2 v3 लिख लिया जाता है। तो इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे आसानी से, इसको सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट को, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद है चौथा चैप्टर, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जनरल वेक्टर स्पेस के नाम से चैप्टर है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस होती क्या है। वेक्टर स्पेस ऐसे सेट को वेक्टर स्पेस कहते हैं कि जो ये 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ले। तो अगर ये 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर लें, उसमें सबसे पहले दो ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहले एक वी वेक्टर होता है, आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का होता है ये वी सेट। तो ये सेट, इसमें ऑब्जेक्ट्स या वेक्टर भी बाज़-औक़ात कहते हैं। तो इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, टू ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन, एक एडिशन होती है, एक मल्टीप्लिकेशन होती है बाय ए स्केलर। तो ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है और एक दो वेक्टर्स की एडिशन, दो ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं इसमें। तो ये दो ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एडिशन क्या होती है कि दो वेक्टर्स के दरमियान में एडिशन होती है, तो ये सम कहलाता है। और इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसी वैल्यूज़ के साथ, तो इसको हम कहते हैं। तो अगर ये दो ऑपरेशंस के लिहाज से, यानी कि ये दो ऑपरेशन भी हों उसमें, वेक्टर एडिशन और इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके लिहाज से अगर ये 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ले। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि u और v जो है ना, इसका सम इसी में हो, यानी कि दो u और v क्लोज्ड हो अंडर एडिशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड होने का मतलब ये होता है कि अगर किसी वेक्टर के, किसी सेट के दो वेक्टर्स लिए जाएं या ये दो एलिमेंट लिए जाएं या दो ऑब्जेक्ट लिए जाएं और उन दोनों को आपस में ऑपरेट किया जाए तो वो उसी में हो, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन पहले नंबर पे क्लोज्ड हो, दूसरे नंबर पे कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करती हो। कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करने का मतलब ये होता है कि अगर u को v में ऐड किया जाए या v को u में ऐड किया जाए तो ये जो है ना, दोनों बराबर हों, कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, मतलब ये कि u को पहले इन दोनों को ऐड किया जाए, लास्ट टू को
v और w को ऐड किया जाए फिर u में ऐड किया जाए, या पहले दोनों को v और u और v को ऐड करने के बाद ऐड किया जाए w को, तो ये दोनों का आंसर सेम आए, तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देयर इज एन ऑब्जेक्ट, और तीसरी प्रॉपर्टी के जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी वी में होना चाहिए, यानी कि ऐसा एलिमेंट ज़ीरो भी होना चाहिए जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वो आंसर वही एलिमेंट आ जाए, तो इसका मतलब है ऑपरेट किस लिहाज से करें, एडिशन के लिहाज से ऑपरेट किया जाए, तो इसका मतलब है कि ये इसी में हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसके लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि हर एलिमेंट का एडिशन के लिहाज से इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो, यानी कि अगर u एलिमेंट है तो u के लिहाज से माइनस u भी एग्जिस्ट करता हो, कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, एक एलिमेंट को दूसरे का एलिमेंट का इन्वर्स उस सूरत में कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ऐड किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ज़ीरो आंसर आ जाए हमारे पास। अगर ज़ीरो आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसका मतलब है u का एडिशन के लिहाज से इन्वर्स माइनस u हो जाएगा। इसी तरह से 5 का इन्वर्स -5 हो जाएगा, एज सो ऑन, इस तरह से। इफ़ k इज़ अ स्केलर, अगर कोई k स्केलर हो तो छठी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर k स्केलर हो तो क्या हो कि u कोई भी अगर वेक्टर हो तो ku भी v में होना चाहिए, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी उसी का एलिमेंट बनना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होनी चाहिए। इसके बाद ये दो प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम हैं। इसमें पहली में क्या है कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए, यानी कि v के दो एलिमेंट्स को ऐड किया जाए और उसके साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो के स्केलर के लिहाज से, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो और वेक्टर एडिशन हो रही हो, तो इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होल्ड करती हो तो ये सातवीं प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और इसी तरह से आठवीं प्रॉपर्टी क्या है कि दो स्केलर एडिशन हो रहा हो और इसी तरह से वेक्टर साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, दो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो किसकी, स्केलर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर, यानी कि स्केलर की एडिशन हो रही हो और विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर के साथ वही दोनों के दोनों स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी कि ये के इसके साथ यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, एम भी यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो। पहले हमने कहा कि क्या हो, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो, ठीक है। अब इसमें हमने कहा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो, यानी कि k को बाद में मल्टीप्लाई किया जाए, m और u को पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस m स्केलर को u के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए फिर k के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर बराबर आ जाए। k को पहले m के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों का आंसर को u के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये सेम आ जाए, तो इसका मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एट दी एंड लास्ट में क्या हो, ऐसा वन एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको यूनिट एलिमेंट भी कहते हैं, कि अगर उसको u के साथ ऑपरेट किया जाए यानी कि मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर u ही आए, तो इसका मतलब है कि ये अगर 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है कोई भी सेट v जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये v सेट जो है वो वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस किसके लिहाज से है, अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वेक्टर स्पेस है। तो ये आज एक इम्पोर्टेंट सी डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद ये हम डिस्कस करते हैं कि टू शो डैट द टू ऑपरेशन इज़ अ वेक्टर स्पेस। तो अब शो कैसे करना है कि सेट विद टू ऑपरेशन वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो इन टू ऑपरेशंस के लिहाज से टू ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द सेट वी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज बिकम द वेक्टर्स। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेट है जिसको हमने प्रूव करना है। दूसरे नंबर पे आइडेंटिफाई द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन वी। दूसरे नंबर पे वो ढूंढना है कि इसके अंदर ऑपरेशन कौन सा है, स्केलर एडिशन कैसा है
और इसके बाद स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन कैसा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको आइडेंटिफाई करना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, वेरीफाई एक्सियम 1 एंड 6। फिर 1 और 6 को वेरीफाई करना है। 1 और 6 में क्या कहा था हमने, लास्ट में देखें, 1 में हमने कहा था क्लोज्ड अंडर एडिशन, और 6 में क्या कहा था हमने, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले नंबर पे क्लोज्ड अंडर एडिशन, दूसरे नंबर पे क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 1 और 6 को जो है वेरीफाई करना है। एडिंग टू वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इन वी एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ अ वेक्टर। तो इसके बाद क्या करें, एडिंग टू वेक्टर्स इन वी प्रोड्यूस्ड अ वेक्टर, क्या ये दोनों को ऐड करने के बाद जो वेक्टर बनता है, तो और इसी तरह से मल्टीप्लाइंग अ स्केलर विद अ वेक्टर वी, तो मल्टीप्लाई कर लें किसी वेक्टर वी से तो प्रोड्यूस अ वेक्टर, तो ये क्या वेक्टर जो बनते हैं इज़ अ क्लोयर अंडर एडिशन, क्या ये अंडर एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड हैं या नहीं। फिर उसके बाद क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, तो ये चीज़ चेक करनी है। अगर ये दोनों हैं तो फिर इसके बाद कन्फर्म डैट एक्सियम, तो इसके बाद 2 3 4 5 7 8 और 9 और 10 इस ये होल्ड करते हैं या नहीं, ये आखिर में सेट करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमने वी को देखना है वेक्टर्स हैं या नहीं, दूसरे में क्या देखना है, क्या इसी तरह से जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। फिर 1 और 6 को चेक करना है, और चौथे नंबर पे बाकी सारे एक्सियम को चेक करना है। तो सबसे पहले आसान सी वेक्टर स्पेस है जिसको हम ज़ीरो वेक्टर स्पेस कहते हैं। इसको भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से चेक करेंगे। इसमें सिर्फ वी में एक ही वेक्टर होता है जिसको हम ज़ीरो कहते हैं। ये एक ही वेक्टर होता है इसमें जिसको ज़ीरो वेक्टर स्पेस, या इस तरह से इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जिसको हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। तो ये वी क्या वेक्टर स्पेस जो वी है, क्या ये वेक्टर स्पेस वी वेक्टर है, ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो ज़ीरो वेक्टर स्पेस इसको कैसे, तो ये तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या ऑपरेशंस जो डिफाइंड हैं, ये वी वेक्टर सेट देख लिया। फिर उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड किया जा सकता है, किसी स्केलर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। तीसरे में हमने क्या करना था कि स्केलर एडिशन क्लोज्ड है, यानी कि दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो क्या इसमें क्लोज्ड है या नहीं। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड किया तो ज़ीरो ही आंसर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। फिर उसके बाद के के साथ ज़ीरो के साथ के को मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है या नहीं, तो वो भी क्लोज्ड है, यानी कि इसका मतलब है कि तीसरी प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई होगी। और इसके बाद चौथी यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी में हमने तीसरे स्टेप में क्या करना था, फर्स्ट और सिक्स को प्रूव करना था, फर्स्ट और सिक्स भी प्रूव हो गई। फिर उसके बाद 2 3 4 5 और इसी तरह से 7 8 9 10 ये प्रूव करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए भी वैल्यूज़ लेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सारी ही प्रूव हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये हम कह सकते हैं कि अगर ऑल द एक्सियम्स ऑफ वेक्टर स्पेस आर सेटिस्फाई, के सारे इजीली सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये ज़ीरो वेक्टर स्पेस है, ये इसको हम ज़ीरो वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो ये वेक्टर स्पेस है। इसके बाद है आर एन जिसमें सारे वो वेक्टर्स हैं जिसके कंपोनेंट्स एन कंपोनेंट्स हैं। आर एन जिस तरह से यू अगर वेक्टर लिया जाए, इसका एक एलिमेंट लिया जाए यू, तो उसमें यू वन यू टू यू थ्री सो ऑन यू एन, ये सारे के सारे उसके कंपोनेंट्स हैं, और इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था। तो ये आर एन भी वेक्टर स्पेस होता है। उसके लिए अभी सबसे पहले क्या देखेंगे, आर एन एक सेट है, बिल्कुल है, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद वेक्टर दो इनके वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है, जी बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट में ऐड कर दिया, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, इस तरह से। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है जी।
दो स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना था कि दो वेक्टर्स की एडिशन क्या इसी में है या नहीं, और इसी तरह से किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या ये इसी में है या नहीं, क्लोज्ड है या नहीं। तो इस दो वेक्टर्स को ऐड किया तो ये एक वेक्टर बन गया, वो भी आर एन में ही था, आर एन की तरह ही था, तो इसका मतलब है ये बिलोंग कर गया। इसी तरह से के यू मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से ये भी के आर एन में ही था, तो ये भी आर एन से बिलोंग करता था, एन स्पेस ही बनी, तो इसका मतलब है कि ये भी क्लोज्ड हो गया। आर एन के लिहाज से स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड हो गई और इसी तरह से वेक्टर एडिशन भी क्लोज्ड हो गई। तो इसके बाद बाकी सारे एक्सियम्स भी चेक कर लेंगे। तो ये आप लोगों ने सिंपलीफाई करके चेक करने हैं, ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया, बिल्कुल आसान से सारे एक्सियम्स ही चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों के ज़िम्मे है काम 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।